नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार 8वें दिन बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 पैसे से लेकर 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे से बढ़कर 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की दर में 2 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। 4 महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 75 पैसे और डीजल के दाम बढ़कर 86 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं इसको लेकर अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी की आलोचना करते हुए सरकार के तुरंत टैक्स कम किए जाने को लेकर मांग की गई है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को संसद में कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। साथ ही भारत को पेट्रोलियम ईंधन की जरूरत के लिए 80% आयात पर निर्भर करना पड़ता है। केंद्र पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपए 9 पैसे और डीजल पर प्रति लीटर 31 रुपए 80 पैसे उत्पाद शुल्क लगा रही है। वहीं चमोली के तपोवन में एनटीपीसी की विष्णु घाट परियोजना की मुख्य टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक मलबे में दबे 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस टनल के रास्ते सिल्ट फ्लशिंग टनल में इस 7 फरवरी को काम करने गए 34 व्यक्तियों की तलाश में दिन रात रेस्क्यू चल रहा है। इसी बीच सोमवार को एक शव मैठाड़ा इलाके में और एक शव श्रीनगर में अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के बैराज में मिला है। वहीं उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इसे पूरे प्रकरण की जांच की जानी चाहिए। हम एक विभाग बनाएंगे जिससे उपग्रह के माध्यम से सभी ग्लेशियरों की निगरानी और अध्ययन कर सके। आपको बता दें कि लापता व्यक्तियों में से अभी तक 58 के शव मिल चुके हैं, जिनमें से 30 शवों और एक मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित कर लिया गया है। साथ ही 146 अन्य तलाश जारी है। इसके अलावा जोशीमठ थाने पर अब तक कुल 179 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है। इधर आपदा प्रभावित 13 गांवों में जनजीवन पटरी पर लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यहां बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के साथ ही आवाजाही के साधन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में गर्मी से निपटने की तैयारी में किसान जुट गए हैं। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से गर्मी से बचने के लिए कूलर मंगाए जा रहे हैं। वहीं बिजली व्यवस्था के लिए किसान अस्थायी कनेक्शन के लिए विद्युत निगम में आवेदन भी करने वाले हैं। साथ ही विद्युत निगम से कनेक्शन नहीं मिलता है तो किसान आंदोलन स्थल पर जनरेटरों की व्यवस्था करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यूपी गेट पर 82 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। वहीं तेज धूप से बचने के लिए किसानों ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं यूपी में माफियाओं, अपराधियों और लुटेरों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती नीति ने यूपी के अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया है। यही वजह है कि यूपी के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी के पैर भी यहां आने से कांप रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस पर माफिया मुख्तार अंसारी के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कई बार जवाब की मांग की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने कहा कि दोहरापन कांग्रेस का चरित्र है। साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए किसी का भी समर्थन कर सकती है। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर रामपुर डीएम की 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें कि असम केंद्र के आईएएस अधिकारी डीएम अंजनी कुमार सिंह की 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि आजम खान पर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कार्रवाई भी की थी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर केंद्र सरकार ने रामपुर डीएम की 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी है।
साथ ही असम कैडर के IAS अधिकारी DM अंजनी कुमार सिंह बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान पर DM अंजनी कुमार सिंह ने भी कार्रवाई की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ आशीष हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, रामपुर DM की 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैडम, मुख्यमंत्री जी की मुहिम चल रही है जी, जितने भी गुंडे हैं, जितने बदमाश हैं, उनको किसी तरह खत्म किया जाए। और इन्हीं को फॉलो करते हुए इनके IAS अधिकारी वो प्रतिनियुक्ति पर ला रहे हैं, बाहर से भी ला रहे हैं। उनको अच्छे अधिकारी चाहिए जो ऐसी कार्रवाई उनका साथ दे। जी, एक मामला आजम खान के ऊपर भी हुआ था। आजम खान में उनके IAS अधिकारी थे अनंजय कुमार जी, उनको अभी वो हाल ही में रिटायरमेंट हुए, तो उनका 2 साल की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई इसलिए बढ़ाई गई है कि उन्होंने आजम खान पर कार्रवाई की जी, किसी का उनको इनाम मिला है, उनको 2 साल पर उनको नौकरी बढ़ा दी गई। जी जी, आशीष, क्या लगता है आपको, इससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी इस फैसले से सरकार के? जी आशीष, आपको हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते 25,000 का इनामी आरोपी अपहरणकर्ता और हत्यारा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विजय से देर रात थाना सूरजपुर क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से वो घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। बताया जा रहा है कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर देर रात पुलिस और एक बदमाश की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें विजय नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, जिसके उपचार के लिए पुलिस ने आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं आरोपी बाथरूम गया था, जिसके बाद बदमाश बाथरूम तोड़कर वहां से फरार हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि जब बहुत देर तक आरोपी बाहर नहीं निकला तो पुलिस को शक हुआ और दरवाजा खोलकर देखा गया तो आरोपी वहां से फरार मिला, जिसके बाद से पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश कर रही है। केस में यहाँ लाया गया था और क्या कुछ छानबीन की जा रही है? ये एक विजय नाम का अपराधी जो है, जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था मुठभेड़ में, उसको यहाँ रात में जो है हॉस्पिटलाइज किया गया था उपचार के लिए, और सुबह जो है वो दैनिक क्रिया के लिए वो एक कांस्टेबल के साथ गया और बाथरूम के अंदर जाकर के उसने जो है वो पीछे का खिड़की तोड़ करके और उससे नीचे उतर के और इसकी जो फॉल सीलिंग है हॉस्पिटल की, इसके अंदर घुस गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा कि ये इसके अंदर घुस गया है, तो अभी फॉल सीलिंग की सर्च कराई जा रही है। CCTV कैमरा भी देखे जा रहे हैं। संभवतः जो है वो फॉल सीलिंग के अंदर ही है, जल्दी ही जो है उसकी गिरफ्तारी। तो बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस की कस्टडी से एक बदमाश फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद इस बदमाश को अस्पताल लेकर आया गया था, क्योंकि ये बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था मुठभेड़ में। इसको लेकर उपचार के लिए पुलिस जिला अस्पताल इसको बदमाश को लेकर आई, जिसके बाद पुलिस को चकमा देकर यहां से ये बदमाश फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको ग्रेटर नोएडा से। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ये लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर ये 25,000 का इनामी बदमाश, साथ ही बताया जा रहा है कि इस बदमाश पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज है। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, पुलिस कस्टडी से एक इनामी बदमाश फरार हो गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? हाँ बहन, मैं आपको बता दूं कि ये बीते 24 जनवरी को एक बच्चे का अपहरण हुआ था, जिस मामले में ये वांछित चल रहा था। 25,000 का इस पे इनाम हो गया था। देर रात कल इस पे मुठभेड़ हुई थी पुलिस की, उसमें ये घायल हो गया था। इसी को लेकर पुलिस ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के बाद आज देर सुबह जो है दैनिक क्रिया के लिए गया था और इसके साथ एक कांस्टेबल था, तो इसी समय बाथरूम की छत पे फोर्स की मूर्ति से तोड़ के फरार हो गया। तो भारी पुलिस बल जो है जिला अस्पताल में मौजूद है, बहुत सब अभियान जारी है और जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए।
इसी बीच बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां पर तीर्थ स्थान पर गए महंत बजरंग मुनि पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले में महंत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हमला कर मौके से हमलावर फरार हो गए हैं। महंत बजरंग मुनि को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती भी करवा दिया गया है। गंभीर हालत के चलते ट्रॉमा सेंटर महंत को रेफर किया गया। वहीं भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। थाना खैराबाद इलाके के चक्र तीर्थ का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको सीतापुर से, जहां पर तीर्थ स्थान पर गए महंत बजरंग मुनि पर हमलावरों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में गंभीर रूप से घायल महंत हो गए हैं, जिनको ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे संवाददाता वीर बहादुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीर बहादुर, एक महंत पर हमला हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी आफरीन, आपको बता दूं ये पूरा मामला जनपद सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र से एक प्राय चौकी का है, जिसमें दो समुदायों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। तो महंत पे कुछ लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें उनकी हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में मौके की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह मौके पे पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी वीर बहादुर, इन हमलावरों के बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है? कोई सुराग? अभी तक पूरे मामले में पुलिस बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीर तमाम जानकारी के लिए। संभल के मोहल्ला लाजमसराय में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में जा घुसा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को गंभीर हालत में ट्रक से बाहर निकाला गया और उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो संभल से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। अनियंत्रित होकर एक ट्रक घर में जा घुसा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर ट्रक चालक को बाहर निकाला। साथ ही गंभीर हालत में अब ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपका ये किसका मकान है? ये भाई का मेरे बड़े वालों का। क्या हुआ था जो ट्रक घुस गया इसमें? ये एक 608 जा रही थी और एक जा रही है, तो इससे कवर नहीं गाड़ी और कट मारा इसने। फिर क्या हुआ? कट मार के गाड़ी ने इधर को भगा दी ऊपर। तो आपके मकान में घुस गया ट्रक? हाँ, हमारे मकान में घुसा हुआ। तो किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई है, ड्राइवर फंसा हुआ था बस। ड्राइवर को कैसे निकाला बाहर? बाहर को क्या नाम है, शीशे तोड़ गया और क्या नाम है तमाम केजी तोड़ा, उसका कब्जा कर निकला। तो मौके पर पुलिस वगैरह आई है? ना कोई पुलिस नहीं आई है, घंटों के बाद में आई है पुलिस। तो ये ट्रक तो स्टार्ट है अभी भी? हाँ, गाड़ी स्टार्ट चल रही है। देवरिया के सेंट्रल एकेडमी स्कूल परिसर में 11वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देवरिया ने आयोजित भूकंप पर आधारित मेगा मॉक ड्रिल का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आपको बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी सहित आपदा विभाग के अलावा एनडीआरएफ के अधिकारी और तमाम विभागों के कर्मचारियों सहित स्कूली छात्र उपस्थित रहे थे। वहीं जिलाधिकारी अमित किशोर ने हो रहे मॉक ड्रिल को जनहित में अति आवश्यक बताया और कहा कि एनडीआरएफ बटालियन की तरफ से की गई मेगा मॉक ड्रिल से सभी लोग जागरूक हुए हैं। वहीं ऐसे इवेंट को जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर आयोजित करने से अधिक लोग जागरूक हो सकेंगे। साथ ही भविष्य में घटना में तमाम आपदाओं से समाज के लोग जान माल की रक्षा कर सकेंगे। ये एनडीआरएफ के द्वारा एक 10 दिन का पूरा कार्यक्रम जनपद देवरिया में कराया जा रहा है और इसी के क्रम में आज ये सकुशलम कार्यक्रम जो भूकंप आधारित मेगा मॉक ड्रिल कराया गया है। इसमें आप सब लोगों ने देखा है कि जो हमारे एनडीआरएफ के प्रोफेशनल्स हैं, फायर की भी हमारी टीम है, स्वास्थ्य विभाग की है, उन्होंने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया एनडीआरएफ के लोगों ने कि अगर कोई भूकंप आता है, हाई राइज बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं 4 मंजिला बिल्डिंग है ये सेंट्रल एकेडमी देवरिया में, और यहाँ अगर भूकंप आता है और कोई बिल्डिंग में फंस जाता है तो उसको कैसे हमें निकालना है, कैसे हमें कंक्रीट का जो वॉल है उसको काट के ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना के वहाँ अंदर जाना है, लोगों की जान बचानी है। और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी जागरूक किया गया अगर भूकंप आता है तो कैसे सर्वप्रथम जो है वो अपने सर को कवर करके बैग या अन्य चीज़ों से वो बाहर आएंगे और जिससे मिनिमम कैजुअलिटी
इसी बीच बड़ी खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां पर पति पत्नी के विवाद में दो पक्षों के बीच ये विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद में जमकर यहां पर पथराव हुआ है। घटना में 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना देहात क्षेत्र के कोटला सादात का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हापुड़ से, जहां पर बताया जा रहा है कि पति पत्नी के विवाद में 2 पक्षों के बीच ये विवाद हो गया, जिसमें जमकर मारपीट के साथ यहां पर पथराव भी दोनों पक्षों की तरफ से हुआ है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत भी करवाया है और साथ ही बताया जा रहा है कि 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहल्ला कोटला सादात थाना हापुड़ देहात में पति पत्नी के मध्य आपस में विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई है। इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। धन्यवाद। मोहल्ला कोटला सादात थाना हापुड़ देहात में पति पत्नी के मध्य। वहीं अमरोहा जनपद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस को बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुआ। दरअसल थाना रहरा क्षेत्र के बासंका कला गंगवार मार्ग पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। वहीं गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू और एक पिकअप गाड़ी बरामद की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया है कि तीनों गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं। साथ ही तीनों गिरफ्तार बदमाशों के पास से गंभीर धाराओं में इनके ऊपर 3 मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसके बाद फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। बाद में उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। उनके पास से अवैध तमंचा तथा कारतूस बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि ये पशु चोर हैं और 2 भागने में सफल रहे। इन्होंने चंदनपुर में एक महात्मा का नंदी बैल चोरी किया था और पूर्व में भी ये पशु चोरी करके आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पिकअप गाड़ी को सीज कर दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही है, जहां पर लापता बच्चे का शव नहर में बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि खेलते समय नहर में ये मासूम बह गया था, जिसके बाद मासूम के शव को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजघाट चौकी क्षेत्र अंतर्गत भरतपुरा माइनर नहर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं ललितपुर से, जहां पर खेलते समय एक मासूम नहर में जा गिरा। बताया जा रहा है काफी समय से नहर में गिरने के बाद ये मासूम लापता हो गया था। इसके बाद अब मासूम का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला राजघाट चौकी क्षेत्र के भरतपुरा माइनर नहर का बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर जनता की समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य विकास अधिकारी की अगुवाई में ये जन सुनवाई हुई थी, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी ने वहां पर फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर कई समस्याओं का उनकी तरफ से निस्तारण भी किया गया है। आपको बता दें कि मौके पर यहां पर कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। इसमें तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग पास में ही बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर कोई पालन नहीं किया गया था, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो जन सुनवाई मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से की गई थी, जिसमें लोगों की कई समस्याएं यहाँ पर सुनी गई। साथ ही कई का निस्तारण भी मौके पर ही किया गया है।
वहीं फिरोजाबाद में सपा के विधानसभा सिरसागंज विधायक हरिओम यादव का पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन पत्र जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन पर बीजेपी के करीबी होने के आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने निष्कासन पत्र जारी किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के निष्कासन के बाद सिरसागंज विधानसभा विधायक हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव ने मुझे पार्टी से निकलवाया है क्योंकि हमने प्रोफेसर राम गोपाल का विरोध किया था, इसीलिए पार्टी ने ऐसा किया। तो आपको बता दें कि इस सिरसागंज विधायक को पार्टी की तरफ से निष्कासित पत्र जारी कर दिया गया है क्योंकि उन पर बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि विधायक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव ने उन्हें निकलवाया है क्योंकि उन्होंने उनका वहां पर विरोध किया था। हम तो खुली बात है, इस राम गोपाल का हमने विरोध किया, इसके गलत कामों का। इसके राम गोपाल और इसका लड़का और इसके भांजे करहेल के यहाँ शराब का बड़ा कारोबार करते थे, उसका हमने विरोध किया था। और इसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनका लड़का, उनके भांजे इस जो शराब का बड़ा कारोबार था उसमें लिप्त है। उसमें भाजपा के एक पूर्व मंत्री भी लिप्त था, जयवीर सिंह। तो ये जयवीर सिंह को मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए प्रोफेसर ने हमें पार्टी से और हमारे बेटे को निकलवाया था। राम गोपाल हम पे आरोप लगाते हैं कि हम भाजपा से मिले। ये तो जनता जानती है भाजपा से कौन मिला है। राम गोपाल ने भाजपा से मिलकर इस पार्टी को खत्म कर दिया। अखिलेश जी समझ नहीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसान पंचायत करने वाले हैं। मेरठ में होने वाली इस किसान पंचायत में आम आदमी पार्टी ने बेरोजगार युवाओं, व्यापारियों और शोषित वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया है। दरअसल यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने वाली है। साथ ही अब चुनावी माहौल यहां पर बनाया जा रहा है। किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के मूड में हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरठ में किसान पंचायत की जाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान करीब 200 किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए कहा कि कानून देश के किसान के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए भी घातक है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को बनाया गया है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी की एक किसान महापंचायत मेरठ में आयोजित करने को लेकर है। आप सभी को मालूम है, लगभग 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और 200 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। सभी पत्रकार बंधुओं वहीं वैलेंटाइन डे के मौके पर थाना प्रभारी कुमार दीक्षित नोएडा सेक्टर 12 में स्थिति अनाथालय पहुंचे और अनाथ बच्चों के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और गिफ्ट भी दिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देख रहे लोकमंच।